नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में एलआईसी जीवन उमंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। पहला एलआईसी के जो जीवन उमंग है उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स। दूसरे सेक्शन में एलआईसी जीवन उमंग को एनआरईज़ को क्यों लेना चाहिए? एलआईसी जीवन उमंग एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसे बेटर है? और तीसरे सेक्शन में मैंने ये डिस्कस किया था कि आपको अपना जीवन उमंग को अपने बच्चे के नाम पे क्यों लेना चाहिए, खास करके जहाँ पे बच्चे की एज 10 साल से ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एलआईसी जीवन उमंग को कंपेयर करने जा रहा हूँ एफडीआर के साथ और रियल एस्टेट के साथ। बहुत सारे एनआरआईज जो अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करते हैं वो ज़्यादातर या तो एफडीआर के अंदर करते हैं या वो रियल एस्टेट में करते हैं। तो आज मैं जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं एलआईसी जीवन उमंग वर्सेस एफडीआर वर्सेस रियल एस्टेट। बहुत सारे एनआरआईज ट्रेडिशनली ये मानते रहे हैं कि एफडीआर और रियल एस्टेट बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको 2 जानकारियाँ शेयर करना चाहूँगा। पहली, जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर, उसमें जो पैसा पड़ा होता है उसमें जो गवर्नमेंट की जो गारंटी होती है वो सिर्फ हमारी 2 लाख रुपए तक होती है। पहले ये 1 लाख रुपए होती है। तो इन केस ऑफ एनी कुछ बैंक के साथ कुछ इस तरह से इशू होता है तो वहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी है पैसे की वो सिर्फ 2 लाख रुपए तक का है। इसी तरह रियल एस्टेट में 2012 के बाद जो ग्रोथ है या तो नेगेटिव रही है या बहुत ही नॉमिनल रही है। तो जिन लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करी होगी वो सब इसके बारे में जानते ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पहले कंपैरिजन दिखाऊंगा एफडीआर के साथ। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जीवन उमंग और वर्सेस एफडीआर। दूसरी, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो रियल एस्टेट में वर्सेस आप जीवन उमंग। दोस्तों, आज तक लोगों ने एनआरआईज ने कभी भी एलआईसी को एक इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव के तौर पे नहीं देखा। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से यही शो करने जा रहा हूँ कि एलआईसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इक्वली या बेटर है आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट से। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं एफडीआर वर्सेस एलआईसी जीवन उमंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एलआईसी जीवन उमंग को कंपेयर करते हैं एफडीआर के साथ। मैंने इस इलस्ट्रेशन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर वही इन्वेस्टमेंट उसी तरह से ली है जिस तरह से आप जीवन उमंग के अंदर करोगे। आप यहाँ पे 15 साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एफडीआर के अंदर, 8 लाख रुपीज़ पर एनम। इसमें मैंने इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अज्यूम किया वो 5.5% फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा, जिस पे आपको 44,000 का इंटरेस्ट इनकम होगी फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर भी आपने फिर 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया। 8 लाख जो लास्ट ईयर गया था 16 लाख हो गया, और 44,000 आपका जो इंटरेस्ट आपको फर्स्ट ईयर में मिला था उसको एक्यूमुलेट करके टोटल अमाउंट होगी 16 लाख 44,000। इसी तरह से थर्ड ईयर अगेन पिछले 2 इन्वेस्टमेंट्स और करंट ईयर की इन्वेस्टमेंट प्लस पिछले 2 सालों के इंटरेस्ट अमाउंट को एक्यूमुलेट करके टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 25 लाख 34,000। दोस्तों, इसमें मैंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज्यूम किया वो ये किया कि करंट रेट 5.5 है और ये 3 साल तक सेम रहेगा। आफ्टर 3 ईयर्स ये 25 पैसे से कम होगा। हर 3 साल बाद आप देख रहे होंगे 25 पैसा से कम हो रहा है। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज़्यादा फास्टली ड्रॉप हो रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप पिछले 20 सालों के ट्रेंड्स को देखें तो 20 साल पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन 14% होता था, आज वो 5.5% के आसपास है एफडीआर के अंदर, जो एनआरआईज को दिया जा रहा है। जो रेजिडेंट इंडियंस हैं उनको तो 4.5 और 4.5 के आसपास है। तो दोस्तों, इसमें हालांकि ये ज़्यादा फास्टली ड्रॉप करेगा, बट फिर भी मैंने एक गुड नो साइड पे इसको अज्यूम किया कि आफ्टर 15 ईयर्स ये सिर्फ 1 रुपया ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, 5.5 से सिर्फ 4.5 तक ही ड्रॉप होगा।
15 साल के बाद आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है और जो आप कंपाउंड करके आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो सारा टोटल मिला के 1,86,00,000 के आसपास आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब 15 ईयर्स के बाद जिस तरह से हम जीवन उमंग में कर रहे हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पे बैंक को बोला कि ये दिस इज़ माई इन्वेस्टेड अमाउंट 1,86,00,000 रुपीज़। इस पे मेरे को आप जो है मेरे को एनुअल इनकम देनी शुरू कर दो, विच विल बी आई विल यूज़ फॉर माई ओन एक्सपेंसेस टू केटर माई टू कवर माई ओन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें 4.25% फिक्स रहता है अगले 10 साल तक, जो टोटल रिटर्न मिलेगी वो मिलेगी 7,93,000 के आसपास, वो जो तकरीबन 8 लाख के आसपास ही है दोस्तों। तो ये हमने 10 साल ये रिटर्न ली। इस टोटल रिटर्न में यहाँ पे हमें टोटल जो रिटर्न मिली वो 79 लाख रुपीज़ मिली। और यहाँ पे इसका जो हमारी अमाउंट थी, जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी, वो तो उसमें तो कोई ग्रोथ होएगी नहीं, क्योंकि हम इंटरेस्ट जो है हम अपना लेना शुरू कर दिया और उसको हमने अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। तो हमें जब 10 साल के बाद हमने उसको इन कैश करते हैं तो हमें 1,86,00,000 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो टोटल दोनों का जो टोटल हो गया वो टोटल हुआ 2,66,00,000 रुपीज़। जो 10 साल में हमने ये हमें पैसा मिला, इसका टोटल हुआ 79 लाख रुपीज़, और जो हमने इन्वेस्ट किया था वो 1.86, तो टोटल हो गया 2.66। दोस्तों इसमें 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। पहला तो ये कि अगर इसी मॉडरेट रेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉप हुए तब जाके ये 2.66 है। अगर खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा रेट पे ड्रॉप होते हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, ग्लोबली आप देखेंगे तो जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0 से 2% के बीच है। सिर्फ इंडिया में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिलता है। इंडिया भी ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली इसको कम होंगे इंडिया के अंदर भी। और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो अगले 5 से 6 सालों में उम्मीद कर रहे हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन 3% के आसपास आ जाएंगे। हालांकि मैंने उतना ज़्यादा इसको 15 साल में भी नहीं किया 3%, मैं उस पर भी बड़ा गुड नोट पे लेके चल रहा हूँ कि 4.25 पे ही आपको रहेगा। तो अगर इस रेट पे भी रहता है तब भी आपको सिर्फ 2.66 ही मिल रहा है। टोटल आपको जो मिला एज पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस योर इंटरेस्ट आपने लिया, वो टोटल 2.66 मिला। इसमें दोस्तों एक और कैच है, अगर आप अगले 20-25 सालों के अंदर आप इंडिया मूव कर जाते हैं और आपका एनआरई स्टेटस चेंज हो जाता है तो ये इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा लॉस होगा। अब यही इन्वेस्टमेंट अगर मैं जीवन उमंग में कर रहा हूँ और वहाँ पे भी मेरी इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपीज़ ही है, मैंने 15 साल इन्वेस्टमेंट करी और यहाँ पे मेरी जो वैल्यू थी वो हुई 1.56, क्योंकि एलआईसी में कोई कंपाउंडिंग नहीं होती। तो यहाँ पे मेरी जो 15 साल के बाद जो मेरी सरेंडर वैल्यू है वो है 1,56,00,000 रुपये, 1.56 CR। यहाँ पे डेफिनेटली अगर हम देखें तो 1.86 है, यहाँ पे 1.56 है, साइजेबल डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 8 लाख मिल रहा है, यहाँ पे 7.93 मिल रहा है, इक्वली गुड है। तो अगले 10 साल में जो आपको रिटर्न मिली वो यहाँ पे 80 लाख रुपीज़ मिली, यहाँ पे 79 लाख रुपीज़ मिली, ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे आपका 1.86 जो था वो वही स्टैटिक है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होएगी क्योंकि आप एनुअली रिटर्न ले रहे हैं। यहाँ पे आप एनुअल रिटर्न तो ले ही रहे हैं, आपकी ये देखिए आपकी ग्रोथ कैसे होगी 1.56, 1.79, और आपको यहाँ पे जाके जो अगर सरेंडर करते हैं प्लान को तो यहाँ पे आपको 2.53 की सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो टोटल आपका जो 80 लाख रुपीज़ प्लस 2.53 को हम टोटल करें तो ये बनता है तकरीबन 3.33 CR। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ह्यूज डिफरेंस है, प्रोवाइडेड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी रेट पे ड्रॉप हो, इससे ज़्यादा रेट पे ड्रॉप ना हो। अगर इससे ज़्यादा रेट पे ड्रॉप हुआ तो ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी कंपैरिजन LIC जीवन उमंग की
एफडीआर के साथ। इसमें एक चीज़, दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो आप 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर आपको 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड मिल रहा है, जो कि आपको वहाँ पे कोई रिस्क कवर नहीं है। यहाँ पे रिस्क कवर आपका एडिशनल हुआ, प्लस इसमें आपको 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंट कवर एडिशनल मिल रहा है। तो इस प्लान टर्म के दौरान अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो आपको 1 करोड़ रुपीज़ प्लस आपको जो बोनस अक्रू हुआ उस टाइम तक का वो मिलेगा। वेयर एज अगर आप एफडीआर में इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी जाके कोई मिसहैपनिंग होती है किसी भी ईयर पे, तो आपको ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है सिर्फ वही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 10 ईयर्स कोई मिसहैपनिंग होती है तो यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ रुपया ही मिलेगा हमें। वेयर एज यहाँ पे हमें 1 करोड़ रुपया नेचुरल डेथ में और 2 करोड़ रुपया इन एक्सीडेंट केस में, डेथ में, प्लस जो हमारा बोनस 10 साल के अंदर जो बोनस अक्रू हुआ है वो बोनस भी एडिशनली मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए का कोई फ्लैट बाय करते हैं किसी भी सिटी में इंडिया के, या कोई भी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की बाय करते हैं, उस पर अमूमन जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहते हैं, जो प्रॉपर्टी को आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो तकरीबन 5% से लेके 8% के आसपास हैं। यहाँ पे मैंने इस रजिस्ट्रेशन में मैंने बॉटम 5% वाला फिगर लिया है, तो 5 लाख रुपीज़ उसके ऊपर चार्जेस हो गए। उसके अलावा और भी ब्रोकरेज और कई तरह के खर्चे होते हैं, बट हम अभी उनको इग्नोर करते हैं। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि टोटल कॉस्ट आपकी 1 करोड़ 5 लाख रुपए आई। दोस्तों अगर 1 करोड़ 5 लाख को हम 100% फाइनेंस करवाते हैं बैंक से, तो जो टोटल ईएमआई हमारी पर मंथ होएगी वो तकरीबन 1 लाख रुपया होगी। 1 लाख रुपये का मतलब हो गया कि पूरे साल का हम 12 लाख रुपया एज ईएमआई पे कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हमें उस फ्लैट से डेफिनेटली रेंट भी आएगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो रेंट हमें 30,000 पर मंथ रेंट पे कर रहा है, और उसमें जो टोटल रेंट हमें साल का आया वो 3,60,000 रुपये आया। अब इस 3,60,000 रुपये रेंट के ऊपर आप ब्रोकरेज भी पे करोगे, जो डीलर आपको टेनेंट ढूंढ के देगा, उस फ्लैट की मेंटेनेंस भी रहेगी, और हो सकता है कि कुछ समय वो फ्लैट खाली भी रहे, इमीडिएटली तो टेनेंट नहीं मिलता। तो हम वो सारे खर्चों को एक मेंटेनेंस कॉस्ट के तौर पे हम अज्यूम करते हैं कि 72,000 रुपीज़ की हमारी मेंटेनेंस है। इसमें जो रेंट आपको आएगा 3,60,000 रुपये, उस पर आपको टैक्स भी देना होगा, इनकम टैक्स भी पे करना होगा। तो नेट रेंट जो है साल का हम अप्रॉक्सीमेटली 2,88,000 रुपये, जो नेट आपको सारे खर्चे कुर्चे निकाल के आपकी जेब में आया, वो 2,88,000 रुपये है। और जो आपकी नेट एनुअल कॉस्ट हुई उस फ्लैट की वो 12 लाख रुपये माइनस 2.88 लाख। तो नेट जो इनकम आपको नेट कॉस्ट जो आपको अपने खुद से इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो 9,12,000 रुपये है। अब ये डेफिनेटली ये जो आपने लोन लिया बैंक से वो 15 साल का है, और इसमें हमने 15 साल 9,12,000 रुपये दिया। ये हमें टोटल कॉस्ट पड़ी 1,36,000 रुपये। 1,36,000 के बाद अब 15 साल के बाद हमें जो रेंट आना शुरू हुआ, यहाँ पे आके हमारा ईएमआई बंद हो गई। ईएमआई हमने कोई नहीं देनी, हमें इनकम शुरू हो गई, और ग्रेजुअली हमारा रेंट भी बढ़ता रहा, और रेंट बढ़ के हमारा 5,53,000 रुपया हो गया, तकरीबन 6 लाख रुपया हो गया साल का, जिस पे आप टैक्स पे करके आपको जो नेट रेंट मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 4,15,000 रुपया। तो इस तरह से 10 साल हमने रेंट लिया, उस रेंट की जो टोटल वैल्यू हुई हमारी वो तकरीबन हमने 52 लाख रुपीज़ हमें रेंट में मिला पोस्ट टैक्स देने के बाद। अब दोस्तों इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इसकी प्रॉपर्टी को हम सेल कर देंगे। अब यहाँ हम अगर वैसे तो पिछले अगर 9-10 साल में देखा जाए तो रियल एस्टेट में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं है, ज़्यादातर नेगेटिव ग्रोथ ही हुई है 2012 के बबल बस्ट के बाद।
लेकिन चलिए फिर भी हम अज्यूम करते हैं, जहाँ जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, जो हमें अगर हम चेक करें उनकी बातों को, देखें रियल एस्टेट के बारे में उनकी राय को देखें, तो उनका मानना है कि आने वाले सालों में 5% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से रियल एस्टेट बढ़ेगा। तो मैंने 5% के एनुअल ग्रोथ के साथ ही उसको प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाया है। तो उस पर हमारी जो टोटल वैल्यू आई वो तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख रुपए आई। और उस पर डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म टैक्स भी पड़ेगा। वो टैक्स माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख रुपए। तो दोस्तों हम पहले तो रेंट जो टोटल हमें रेंट मिला इधर रियल एस्टेट से टैक्स टूक्स करने के बाद वो 52 लाख रुपीज़ मिला। जहाँ जबकि हम अगर LIC जो हम 8 लाख रुपए हमें दे रही है वहाँ पे हमें 80 लाख रुपया मिला। हमें LIC जीवन उमंग में हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1.2 CR है और यहाँ पे हमारी 1.36 CR है। तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हुई हमारी और हमें जो रेंट मिला वो भी तकरीबन 60 लाख के आसपास मिला, 50 लाख के आसपास मिला, 52 लाख रुपीज़। और यहाँ पे हमें 80 लाख रुपए मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम 10 साल के बाद यहाँ पे हम LIC जीवन उमंग को सरेंडर कर रहे हैं तो हमें 2 करोड़ 53 लाख रुपए मिल रहा है। इस पर मैंने कोई टैक्स नहीं देना और यहाँ पे मेरे को टैक्स दे के ये 2,90,000 रुपये मिल रहा है। और प्लस यहाँ पे जो मेरे को टोटल मिला, यहाँ पे जो टोटल रिटर्न मेरी आई रेंट मिला के प्लस जो टैक्स करके 3 करोड़ 42 लाख रुपए की आई। और यहाँ पे LIC मुझे दे रही है 3 करोड़ 33 लाख रुपया। अब दोस्तों इसमें आप देखिए रियल एस्टेट में सिरदर्दी, आपको जो रेंट आ रहा है वो टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा। लॉट ऑफ टैक्सेस, अभी हमने तो ये जो टैक्सेस हैं वो सिर्फ इनकम टैक्स को ही कंसिडर किया है। प्रॉपर्टी टैक्स है, राइट, फिर वो मेंटेनेंस है, फिर उसमें टेनेंट के साथ सो मैनी इश्यूज़, टेनेंट ढूंढना इन इटसेल्फ इन इशू, प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है वो एक स्ट्रेस, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। बीइंग एन NRI वो इतना इजी नहीं रहता। बीइंग एन NRI एक और चीज़ जो देखी गई है कि जब आप प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो मार्केट वैल्यू नहीं मिलती जो प्रिवेलिंग होती है। तो हम उन सारी चीज़ों को छोड़ भी दें तब भी मेरे को जीवन उमंग और आपकी रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा साइजेबल डिफरेंस नहीं है। वहाँ अगर 3 करोड़ 42 लाख रुपए मिल रहा है तो वहाँ 3 करोड़ 33-34 लाख रुपए मिल रहा है। तो 5-6 लाख रुपए 7 लाख का ही फ़र्क है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क, ह्यूज फ़र्क नहीं है। लेकिन जीवन उमंग में देखिए आपकी कोई स्ट्रेस नहीं है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी आपको जो रिटर्न है वो टाइमली रिटर्न आनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है ऑन ऑल द अमाउंट, होल जितना भी आपका आपने इन्वेस्टमेंट करी है और जितना भी आपका बोनस अक्रू हुआ है, इन दोनों चीज़ों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सॉवरेन गारंटी देती है। तो यहाँ पे आपका रिस्क 1% भी नहीं है और ये सारा रिस्क इन्वॉल्व करने के बाद भी मैं जाके मेरे को 3 करोड़ 42 लाख रुपए मिल रहा है अगेंस्ट माई इन्वेस्टमेंट। तो आप अब खुद ही इस पर डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी आप अभी बाय कर चुके हो तो आप सिमिलर तरीके से एक अपना चार्ट बनाइए। आपको जो भी लगता है, जितने भी आपको लगता है कि उसमें ग्रोथ हो सकती है, जितने भी % की आपको लगता है ग्रोथ हो सकती है वो आप ले लीजिए। फिर भी अगर आप जब कंपेयर करोगे, जितना स्ट्रेस, जितनी प्रॉब्लम्स, जितना आप डे टू डे उसमें जो इश्यूज़ आते हैं उनको फेस करोगे, वो सारे स्ट्रेस के वर्सेस एक नो स्ट्रेस इन्वेस्टमेंट जहाँ पे एक गवर्नमेंट की गारंटी है, जहाँ पे आपका 1 रुपये का भी कहीं नुकसान नहीं हो सकता, दोनों में अगर आप मेरे से पूछोगे तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर जीवन उमंग। हाँ, यहाँ पे अगर रिटर्न ये 3.42 की बजाय 6.42 की हो या 5.42 की हो या 8.42 की हो, यस, फिर देन इट मेक सेंस कि आप वो रिस्क लो, वो सारे स्ट्रेसेस को फेस करो
ताकि आपको एटलीस्ट उस स्ट्रेस के अगेंस्ट एक साइजेबल रिटर्न तो मिले। बट दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केट का जो हाल पिछले 8, 10, 11 सालों से है वो आप सबके सामने है, और आगे भी अभी कोई नियर फ्यूचर में कोई इस तरह का चेंज ओवर या कोई इस तरह की इमीडिएट कोई कहीं पे कोई नज़र नहीं आ रहा कि एकदम से कोई ग्रोथ होगी। तो ये आपका डिसीजन रहेगा। मैंने तो आपको दोनों कंपैरिजन दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप डेफिनेटली इस प्रेजेंटेशन की इस इलस्ट्रेशन को कंसिडर करते हुए अपना डिसीजन बनाएंगे। धन्यवाद।